नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता, प्रवक्ता हिंदी, डाइट रायबरेली। डीएलएड कक्षाओं में विषय हिंदी के अंतर्गत आज हम स्वरों पे बात करेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और इन स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं सर्वप्रथम कि स्वर कहते किसे हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है, स्वतो राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वतः उच्चरित हो वह स्वर है। अब हम जान लेते हैं कि हमारे मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो हमारे मूल स्वरों की संख्या 4 है, जो कि हैं अ, ई, उ, री। ये हमारे मूल स्वर हैं। इन्हीं स्वरों की सहायता से अन्य स्वर निर्मित हुए हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। वो है 11 और ये हमारे स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 हिंदी भाषा के स्वर हैं। अंग और आहा को अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। अंग को अनुस्वार कहा जाता है। यह एक नासिक के ध्वनि है। जब प्राणवायु नासिका से निःसृत होती है तब अनुस्वार का उच्चारण होता है और यह स्पर्श व्यंजनों के पंचमाक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। इसको हम विस्तार से व्यंजनों के साथ में पढ़ेंगे। अब आती है बात विसर्ग की। आह यानी विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत में पाया जाता है, फिर भी हिंदी में इसका प्रयोग होता है। इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे प्रातः, प्रायः, अंतःकरण, दुख आदि। विसर्ग की ध्वनि ह होती है। अब हम देख लेते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। तो पहला वर्गीकरण है मात्रा के आधार पर। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर हमारे मूल स्वर हैं। इन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर की श्रेणी में रखा गया है। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। एक मात्रा से तात्पर्य आ, ई, उ, री को बोलने में जितना समय लगा वो एक मात्रा का समय है। और ह्रस्व को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं, इसको लघु कहा जाता है। और दीर्घ को हम अंग्रेजी भाषा के एस चिन्ह से या एस वर्ण से दर्शाते हैं, इसको गुरु कहा जाता है। इसका प्रयोग मात्रिक छंदों में मात्राओं को गिनने में होता है। मात्रिक छंद जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई आदि। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, राम आदि। इनका प्रयोग चिल्लाने, गाने, रोने और दूर से किसी को पुकारने के लिए होता है। इसके साथ ही साथ नाटकों में लंबी ध्वनि के उच्चारण में भी प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्लुत में किसी एक स्वर को
लंबा खींचा जाता है, जैसे हे राम, बाप रे, रे मोहना। इस तरह के जो भी शब्द होते हैं या लंबी ध्वनि के उच्चारण में इस प्लुत स्वर का हम प्रयोग करते हैं और इसको हिंदी के अंक 3 से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। इसको 4 भागों में बांटा गया है: विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विवृत से तात्पर्य क्या है। विवृत का मतलब है खुला हुआ, अर्धविवृत से तात्पर्य है आधा खुला हुआ, संवृत से तात्पर्य है सकरा, अर्धसंवृत से तात्पर्य है कम सकरा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे विवृत स्वर कौन कौन से हैं। विवृत स्वर है हमारा आ, अर्धविवृत स्वर है अ, ऐ, औ, संवृत स्वर है ई, उ, ऊ, अर्धसंवृत स्वर है ए, ओ। इसको पहले हम इस चित्र से समझ लेते हैं विवृत और अर्धविवृत के उच्चारण स्थान को, संवृत या अर्धसंवृत के उच्चारण स्थान को। यहाँ हम 2 चित्र देख रहे हैं। एक चित्र में नामांकन है, यह हमारा कंठ है और कंठ से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर मुख विवर है। ये मध्य में जिह्वा है। इसको जानना अति आवश्यक है। बिना उच्चारण स्थान को जाने हुए हम स्वरों के उच्चारण को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हम जान लें कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। मुख विवर के बाद आता है स्थान तालु का, तालु के बाद मूर्धा का स्थान आता है, फिर ओष्ठों का स्थान आता है जहाँ से ध्वनि बाहर निकलती है, हम तक पहुँचती है। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ध्वनि कंठ से होती हुई जब ऊपर मुख विवर में पहुँचती है। इस चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ मुख विवर है, ये छोटा सा गोल सा चिन्ह दिख रहा है, ये मुख विवर है। जब ध्वनि मुख विवर से बाहर निकलती है तो जिह्वा की स्थिति थोड़ा परिवर्तित होती है। इसी जिह्वा की स्थिति के परिवर्तन से स्वरों के स्वरूप में, उच्चारण में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। जैसे विवृत, दोबारा हम पुनः देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा मध्य में स्थित होती है और मुख विवर, बात यहाँ मुख विवर की हो रही है, इसलिए चित्र के माध्यम से मैंने आप सभी को समझाने की चेष्टा की थी कि मुख विवर पूरा खुला रहता है और ऐसे उच्चारित होने वाले स्वरों को विवृत कहते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा मध्य में निश्चेष्ट सी पड़ी होती है और मुख विवर पूरा खुला रहता है, तो इस तरह से उच्चारित होने वाले स्वरों को क्या कहेंगे? विवृत। तो हमारा विवृत स्वर है आ। अब बात करते हैं अर्धविवृत की। अर्धविवृत में जिह्वा का 1/3 भाग ऊपर उठ जाता है और मुख विवर कुछ कम खुलता है, तो उस स्थिति को अर्धविवृत कहते हैं। अर्धविवृत में कौन कौन से स्वरों का उच्चारण होता है? अ, आए, औ। अब आते हैं संवृत स्वरों पे। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का जितना अधिक भाग ऊपर उठता है और वायु उतनी ही अधिक संकुचित हो जाती है, किंतु वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है, तो ऐसे उच्चारित होने वाले स्वरों को संवृत स्वर कहा जाता है, जिनकी संख्या 4 है। वो हैं ई, ई, उ, ऊ। अब बात करते हैं अर्धसंवृत स्वर की। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का भाग कम ऊपर उठता है और वायु मुख विवर में
कम संकुचित होती है, मुख विवर कम संकुचित होता है। तो इससे उच्चारित होने वाले शब्द क्या होंगे? अर्ध समृत स्वर होंगे, जो कि है ए और ओ। अब इसको हम पुनः समझ लेते हैं इस चित्र से कि वायु जब हमारी कंठ से होते हुए यहाँ मुख विवर में, ये मुख विवर है, कंठ से होते हुए वायु हमारी मुख विवर में प्रवेश करती है और यह मुख विवर हमारा पूरा खुला हुआ होता है और जिह्वा अपने स्थान पर निश्चेष्ट सी पड़ी रहती है। तो वायु में कोई अवरोध नहीं होता है, तो यहाँ पे विवृत स्वर का उच्चारण होता है। अब बात करते हैं अर्धविवृत की। तो जिह्वा का भाग 1/3 ऊपर उठ जाता है ऐसे, और बिना अवरोध के वायु बाहर निकलती है, तो अर्धविवृत स्वर का उच्चारण होता है। अब बात करते हैं संवृत स्वर की। संवृत स्वर में जिह्वा ज़्यादा ऊपर उठती है और वायु कुछ मुख विवर थोड़ा संकुचित हो जाता है और संकुचन के साथ ही वायु बाहर निकलती है मुख से, तो फिर संवृत स्वर का उच्चारण होता है। अर्धसंवृत स्वर में जिह्वा का भाग कुछ कम उठता है ऊपर, संवृत स्वर की अपेक्षा जिह्वा का भाग कम ऊपर उठता है, तो वायु मुख विवर में यहाँ पर कम संकुचित होती है, तो अर्धसंवृत स्वर का उच्चारण होता है। अब आप भली भांति समझ गए होंगे विवृत, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत स्वरों के उच्चारण स्थान को। अब हम देख लेते हैं कि इनको किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसको हम अवि, सम, सम, अस, अवि, अस, अवि के माध्यम से याद रख सकते हैं लंबे समय तक, कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो देखते हैं अवि से क्या तात्पर्य है। आ से अर्ध, वि से विवृत। हमारा जो छोटा आ है ये अर्धविवृत स्वर है और बड़ा आ विवृत स्वर है। सम से समृत, छोटी ई बड़ी ई हमारे समृत स्वर हैं। उ सम से समृत, उ भी हमारे समृत स्वर हैं। अस से जान लेते हैं क्या होता है। आ से अर्ध, सा से समृत, आ से अर्ध, सा से समृत, तो ए हमारा अर्ध समृत स्वर है। आय क्या है? आ से अर्ध और वी से विवृत, तो आय हमारा अर्ध विवृत स्वर है। ओ अर्ध समृत, क्या हुआ? अर्ध समृत, और औ अर्ध विवृत। तो ये इस तरीके से आप इन स्वरों के उच्चारण स्थान को याद रख सकते हैं कि जिह्वा के आधार पर इनका उच्चारण स्थान क्या है। अब हम देख लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर, अर्थात जिह्वा का जो भाग ज़्यादा सक्रिय रहता है, ज़्यादा ऊपर उठता है, उससे कौन कौन से स्वरों का उच्चारण होता है। अब देखते हैं हम अग्रस्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन स्वरों को अग्रस्वर कहते हैं। जिह्वा का ये वाला भाग सक्रिय रहता है, तो अग्रस्वर जिह्वा का ये अग्रभाग है, तो इसके सक्रिय होने से अग्रस्वरों का उच्चारण होता है। और अग्रस्वर हमारे हैं ई, ए, ऐ। और जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उन स्वरों को मध्य स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर है अ, छोटा आ जिसको आप बोलते हैं। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग या पश्च भाग सक्रिय रहता है, ज़्यादा सक्रिय रहता है, तो उन स्वरों को हम पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर हमारे हैं आ, उ, ओ, औ। तो अब आप जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसको याद करने के
तरीके की। हम यहाँ देख रहे हैं एक वाक्य लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। अग्री, अग्रे, अ, मध्य, शेष, पश्च। अब इसको हम तोड़ के देख लेते हैं। अग्री, अ और ग्री, इसका अगर ई हम हटा दें तो क्या बचता है? अग्र। अग्र में अगर ई जोड़ दें तो अग्री हो जाएगा। अग्र भाग से ई का उच्चारण, मतलब अग्र से ई का उच्चारण होता है। अग्रे, अग्र से ए का उच्चारण होता है, ए और आई का उच्चारण। आ हमारा मध्य स्वर है और जो स्वर शेष बचते हैं वो पश्च स्वर की श्रेणी में आ जाएंगे और ये हैं आ, उ, ओ, औ। तो इस आप तरीके से इन स्वरों को याद रख सकते हैं कि कौन सा हमारा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है और कौन सा पश्च स्वर है। अब हम देख लेते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण होठों की आकृति के आधार पर किस तरह से किया गया है। तो इसका वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, गोलीय और अगोलीय, मतलब वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। गोलीय से तात्पर्य है जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति कुछ गोलाकार होती है, तो ऐसे उच्चारित होने वाले स्वरों को क्या कहते हैं? गोलीय या वृत्तमुखी स्वर। और ये हैं उ, ओ, औ। और आगत स्वर एक हमारा है अ, जो अंग्रेजी के ओ अक्षर को प्रदर्शित करता है, उसके स्थान पे प्रयोग किया जाता है। जो अंग्रेजी का अक्षर ओ हमारे हिंदी भाषा में आ गया है, इसको अ की ध्वनि से उच्चारित करते हैं। अंग्रेजी भाषा से बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में जो के त्यों प्रयोग किए गए हैं और हिंदी भाषा के जैसे ही लगते हैं, तो इनके उच्चारण में हम अ का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर ना कि डॉक्टर, हॉस्टल ना कि हॉस्टल, नॉर्मल ना कि नॉर्मल। तो ओ की ध्वनि के लिए हम अ का उच्चारण करते हैं। यह हिंदी भाषा में आगत ध्वनि है। आगोलीय, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति गोलाकार नहीं रहती है उन्हें आगोली या अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। आप स्वयं इसका उच्चारण करके देख सकते हैं कि इनके उच्चारण में हमारे होठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती है। अब हम स्थान के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। इसको 6 भागों में बांटा गया है। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, अनुनासिक। कंठ्य से तात्पर्य है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि कंठ से निकलती है वो स्वर कंठ्य कहलाते हैं। जैसे अ, अहा। कंठ्य में जिह्वा का पिछला भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है और ध्वनि कंठ्य से निकलती है, तो वह ध्वनि कंठ्य होती है। अब बात करते हैं तालव्य की। जिन ध्वनियों का उच्चारण तालु से होता है, अर्थात जिह्वा तालु को स्पर्श करती हुई ध्वनि को उच्चारित करती है, तो वह तालव्य ध्वनि होती है। यह है ई, मूर्धन्य ध्वनि। जिह्वा जब मूर्धा को स्पर्श करती है तो मूर्धन्य ध्वनि का उच्चारण होता है, तो इसे मूर्धन्य कहते हैं। यह है हमारी री का उच्चारण मूर्धा से होता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ और तालु की सहायता से होता है उनको कंठ तालव्य ध्वनि कहते हैं। वो है ए और ऐ। कंठ और ओष्ठ की सहायता से उच्चारित होने वाले स्वरों को कंठ्योष्ठ कहते हैं। ओ और औ कंठ्योष्ठ ध्वनि है। अनुनासिक ध्वनि स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। यह किसी न किसी स्वर के साथ प्रयुक्त होती है।
अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में मुख विवर में कोई अवरोध नहीं होता है। इसमें प्राणवायु नासिका और मुख विवर दोनों मार्गों से निकलती है। अनुनासिक को अंग कहा जाता है। इसको हम विस्तार से व्यंजनों के साथ पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं इनके उच्चारण स्थान को पुनः देखते हैं। ए और ऐ का उच्चारण कंठ तालु से होता है। अ आ अह का उच्चारण कंठ से होता है। यह कंठ ध्वनि है क्योंकि इसका उच्चारण कंठ से होता है। ई और ई का उच्चारण तालु से होता है। यह एक तालव्य ध्वनि है। री का उच्चारण हमारी मूर्धा से होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। अंग का उच्चारण नासिका से होता है। यह नासिक की ध्वनि है, इसको अनुस्वार भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ ओ औ आ की ध्वनि ओष्ठ कंठ्योष्ठ है और उ की ध्वनि ओष्ठ है। तो अब आप समझ गए होंगे स्वरों के उच्चारण स्थान को। तो मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप जब अपनी कक्षाओं में, विद्यालयों में कक्षाओं को पढ़ाएंगे, छात्रों को पढ़ाएंगे, तो स्वरों के उच्चारण स्थान को भली भांति छात्रों को बताएंगे। धन्यवाद।